कोर्ट सरेंडर वर्सेस पुलिस सरेंडर में अंतर क्या है? कहते हैं लोग कि एक में ज्यादा मार पड़ती है, एक में मार नहीं पड़ती है। छोटी मार और बड़ी मार का फ़र्क है। जी सर। बट अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें, कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ अपने आप में एक बहुत ये बड़ा पार्ट है। कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे मैटर्स अब हो रहे हैं। कई मुकदमे देखे गए हैं जिसमें कस्टडी में लॉकअप के अंदर एक्यूज की डेथ हो गई, या कई बार ऐसा कहा जाता है कि उसने फांसी लगा ली। ऑन पेपर शो नहीं किया, उसकी गिरफ्तारी शो अरेस्ट मेमो के मार्फत नहीं की, उसे 3-4 दिन तक अपने पास रखा। जो भी जिस तरह की भी पूछताछ या जो भी करना है वो करते हैं, और उसके 4 या 5 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी शो की। अक्सर ये रिपोर्ट आने लग गई थी कि अगर वो बेनिफिशियल ना हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, कि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। दूसरा, कई बार रिपोर्ट्स ऐसी आती थी कि वो सीसीटीवी फुटेज वो पर्टिकुलर एंगल वाला खराब हो गया था, तो वर्क नहीं कर रहा था। अब पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग्स हैं सब नई बन गई हैं, तो पुलिस स्टेशन की जो नई बिल्डिंग है उसमें तो सब दूर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हैं, बट जो पुरानी जो बिल्डिंग जो टेक्निकली यूज में नहीं आती है, तो वो जो पूछताछ होती है, जिनका डर रहता है कि मारपीट हो रही है जिसके कारण सीसीटीवी फुटेज लगे, तो वो कई बार पूछताछ उन थानों पे होने लग गई है जो यूज नहीं हो रहे हैं, पुरानी पुलिस बिल्डिंग। बैड इन्वेस्टिगेशन पनिश की जाती है कि नहीं की जाती? होता है कई मामलों में, बट बहुत रेयर होता है। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एस्पेक्ट है वो इंडिया में किस स्तर तक इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और क्या क्या बहुत मैंडेटरी है जो बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? पहले ये एफएसएल की रिपोर्ट या बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मुकदमे ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद आती थी, या मुकदमा किनारे पे आ गया तब 2-2 साल बाद आती थी। आजकल अभी मैंने एक मुकदमा में अभी कुछ दिनों पहले आर्ग्यू कर रहा था, वो रेप का ही मैटर था। उसमें अल्टीमेटली जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वो जो बच्ची थी उसने एक चाइल्ड डिलीवर किया, बच्चा पैदा हुआ उसे। तो जब रिपोर्ट आई, उसका शुरुआत से कहना था मुलजिम का कि मुझे झूठा फंसाया है, मेरा कोई लेना देना नहीं था। डीएनए रिपोर्ट में आया कि वो जो बच्चा है उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो पूरा केस उस डीएनए रिपोर्ट के ऊपर से झूठा हो गया। अफीम, ब्राउन शुगर के अलावा अब नई चीज़ें आ गई हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, एमडी बोलते हैं, जो बहुत चल रहा है आजकल। हर तीसरा केस अब एमडी का कोर्ट में देखा जाता है। मेरी वकालत के शुरुआत के दिनों में एक मुकदमा हमारे ऑफिस में आया था, मैंने उससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस में आज तक नहीं देखा। एक रतलाम का मैटर था, मैं याददाश्त से बता रहा हूँ, करीब 20-25 किलो ब्राउन शुगर थी। तो उसमें श्रीलंका के कुछ लोग इंडिया खरीदने इंडिया आए, रतलाम आए, और रतलाम से उन्होंने, जब तक टावर लोकेशन, मोबाइल के जो एविडेंसेस होते थे तब तक इतना फैशन में नहीं था, करीब 20-22 साल पुरानी बात है, उसमें वो सैटेलाइट फ़ोन लेके आए थे। अपनी लीगल प्रॉब्लम शेयर कीजिए। द लीगल माइक पर हम अपने एक्सपर्ट गेस्ट के साथ उसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप जैसे ही लाखों लोग भी ऐसी प्रॉब्लम से अवेयर हों और इससे बच सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फील फ्री टू चेक इट आउट, एंजॉय द शो। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपका लॉ फील्ड में आना पहले से डिसाइडेड था, या क्या इंस्पिरेशन थी कि लॉ ही करना है? चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। मेरी इंस्पिरेशन ऐसी थी कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक थर्ड जनरेशन एडवोकेट हूँ। मेरे दादाजी लेट मोहन सिंह जी, वो भी ब्रिटिश टाइम के 1923 से हमारी फैमिली में वकालत चल रही है। तो 1923 में उन्होंने वकालत शुरू करी थी, तो ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर हमारे परिवार को हो गए। फिर मेरे फादर जय सिंह जी, वो जो डेज़िग्नेटेड सीनियर थे, बार काउंसिल के मेंबर भी थे, तो वो भी क्रिमिनल फील्ड में उन्होंने वकालत करी। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरी लाइफ में वही थे। तो जब मैं स्कूल में था तभी मेरे डिसाइड हो गया था, जब मैं सेकंड या थर्ड में था, तो तभी मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे वकालत में ही आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला केस जो आपको याद हो, फर्स्ट केस, जब आप यंग एज में हुआ करते थे और आपको खुशी होती है पहला केस जीतने की या हारने की, ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट? मैं सबसे पहले केस की मेरी यादें बड़ी अच्छी है जी सर। कि सीताराम जी केसरी हुआ करते थे। उस टाइम वो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सर कौन से साल की बात है? ये 1999 1999 के आसपास की बात होगी। जी सर। और जो वो केस वैसे मेरे फादर के पास था,
बट वो किसी कारण से उस दिन इंदौर से बाहर थे और वो मैटर हियरिंग के ऊपर लिए आ गया और वो 482 पिटिशन फाइल की थी। जहाँ तक मुझे याद है वो डिफेमेशन का एक केस था, मानहानि का। तो उस डिफेमेशन के केस में कोर्ट ने टाइम नहीं दिया और वो मुझे आर्ग्यू करना पड़ा और वो क्वॉश हुआ था मैटर हाई कोर्ट से। तो वो सबसे पहला केस और जो बड़ा केस है उसकी मेरी वो यादें हैं। सर, एक आम आदमी को एक डर रहता है हम्म। थाने जाने का, हम्म। तो ये डर क्यों है? अ, आम आदमी को पुलिस स्टेशन में जाने में एक कुछ संकोच रहता है, डरता है वो आदमी। जो आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस स्टेशन में एंटर होना एक वो फ्रेंडली माहौल रहता है। तो वो अपने यहाँ पुलिस शायद ओवरबर्डन्ड है या जितने लोग हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन के कारण से जितने पुलिस ऑफ़िसर्स हमें चाहिए उतने पुलिस ऑफ़िसर्स हैं नहीं। तो उसके कारण और परसेप्शंस बने हुए हैं कि कहीं हमें झूठा ना फँसा दें। तो एक वो डर रहता है जिससे एक नॉर्मल आदमी जिसके आम आदमी जो अपन कहते हैं वो बहुत डरता है पुलिस स्टेशन में एंटर होने से। सर, आपने महसूस किया है, आप तो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, एफआईआर मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है और कैसे होता है, और उसकी एनाटॉमी क्या है? एक जनरल अपन बात करें थोड़ी-सी, मैं जी सर। यानी जनरल लेमैन के बजाय थोड़ा-सा अपन लीगल चीज़ पे मैं अगर बात करेंगे आप, तो एफआईआर दर्ज होती है धारा 154 सीआरपीसी में और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही तभी होता है जैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट हिंदी में अपन कहते हैं। तो जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस चालू करती है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में उनका पुलिस का जो बेसिक काम रहता है कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करना। तो कई बार ये कोर्ट में देखा गया है कि एविडेंस कलेक्ट करने के बजाय वो एविडेंस क्रिएट करने में लग जाते हैं। तो वहाँ पे सब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। वैसे हमारा जो कानून है उसमें एक धारा है 157 सीआरपीसी। उसमें एक 157 सीआरपीसी में ये दिया हुआ है कि जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होगी किसी भी पुलिस स्टेशन पे, तो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ती है और वो मैंडेटरी है और अगर वो नहीं भेजा तो उसके प्रोसिक्यूशन के केस पे, अभ्युजन के केस पे उस पे अफ़ेक्ट पड़ता है। तो कई बार पुलिस नहीं करती है। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे एक एफआईआर, जो मैंने एक मामले में देखा है, मर्डर का केस था इंदौर का और उसमें एक एफआईआर दर्ज होती है। चालान के वक़्त जब मुलज़िम जो रहता है एक्यूज़्ड को कॉन्फिडेंशियल रहता है, जब तक चालान पेश नहीं होता तो उसको इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं होता है। जैसे ही चालान पेश होता है तो वो एफआईआर हमने देखी। एफआईआर के बाद में हमने जो मैंने आपको बताया 157 में एक एक्सटर्नल चेक बोलते हैं उसको, कि पुलिस उस किसी तरीके से मैनिपुलेट ना कर सके इसलिए कोर्ट में वो कॉपी जाती है। वो जब कॉपी हमने ली तो उसमें एक एक्यूज़्ड जिसके हाथ में एक एक्स वेपन बताया था, मर्डर केस था, उस एक्यूज़ का जब 157 की जब एफआईआर हमने निकाली तो उसमें उस एक्यूज़ के पास कुछ और वेपन बताया था। तो जो 157 की एफआईआर जब जो जनरल आम लोगों को नहीं मालूम है कि जैसे एफआईआर दर्ज होती है, तो वो 4 जो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज़्ड हो गया है, बट पुराने ज़माने में एक रजिस्टर होता था और उसमें वो कार्बन लगाते थे और 4 पे होता था, 4 रजिस्टर होती थी। एक एफआईआर थाने पे रहती थी जो कोर्ट में फाइल होगी, दूसरी एफआईआर की कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 24 घंटा जो मैंने आपको बताया उसमें भेजनी रहती है, तीसरी सीनियर ऑफिसर के पास रहती है। तो वो एक ही एफआईआर आप टॉप पे आप लिखेंगे तो उसकी वो कार्बन कॉपी है। तो कार्बन कॉपी में चेंज हम जब 157 का देखा तो उसमें मैनिपुलेशन दिखा। सर, इस टाइप में के फॉल्स केसेस जो होते हैं जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हुँ। क्या इंसेंटिव रहता है ऐसा करने के पीछे? इसके पीछे कई बार कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स रहते हैं जिसके कारण वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं।
या फिर कई बार फरियादी जो रहता है कंप्लेनेंट, वो जो अपना वर्जन शुरुआत में बताता है पुलिस को, और फिर उसको बाद में समझ में आता है कि मैं एग्ज़ैगरेट करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है कि इस मामले को थोड़ा-सा और सीरियस कैसे हम कर सकते हैं। तो जब वो सीरियस बनाने के लिए लीगल कंसल्टेंसी करके उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करता है, तब ये एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस चालू होते हैं। सर आप क्या बदला डिजिटलाइज़ होने के कारण? डिजिटलाइज़ेशन होने के कारण आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एफआईआर की कॉपी एक्यूज़्ड को चालान पेश होने के बाद मिलती थी, आजकल पुलिस का जो पोर्टल है, उस पे एफआईआर तुरंत मुलज़िम को भी अवेलेबल हो जाती है, ताकि एफआईआर अवेलेबल होने से पुलिस का जो बेसिक काम होता है, एक जनरल अपन बात करें, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि मुलज़िम के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो फरियादी कंप्लेनेंट हमेशा सच बोल रहा है। पुलिस का काम ये होता है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और मुलज़िम के बिहाफ़ पे, सबसे इम्पोर्टेंट फरियादी के बिहाफ़ पे पहले इंक्वायरी करे कि वो सच कह रहा है, तो एक सही एक्यूज़ कभी छूटे ना। और ऐसा कभी पुलिस को ये लगे कि एक आदमी को गलत एक्यूज़्ड बना रहे हैं और कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, तो पुलिस के पास पावर है खात्मा करने का। सेक्शन 169 सीआरपीसी होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फरियादी ने शिकायत की तो वो गॉस्पेल ट्रुथ है। अनुसंधान करने का कारण ही यही होता है कि सच पे सही नतीजे पे पहुंच सके। किस रैंक का अधिकारी उसका खात्मा कर सकता है? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ रहता है, वो एक अनुशंसा करता है खात्मा करने के लिए, और वो अपने सीनियर ऑफिसर सीएसपी, एडिशनल एसपी के पास भेजता है। एंड सबसे टॉप जो ऑफिसर होते हैं, अल्टीमेटली वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि हाँ, आप इस केस में खात्मा कर सकते हो। खात्मे के बाद भी एक और प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अगर कह दिया कि खात्मा है, तो वहाँ पे वो ख़त्म नहीं होता है। हमारा कानून बड़ा सोच समझ के कानून बनाया है इंडिया का। उसमें खात्मा एसपी जब कहता है कि खात्मा होने लायक है और वो रिकमेंडेशन कर देता है, तो खात्मा कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद में खात्मा सामने जो फरियादी है जिसने रिपोर्ट लिखाई है, तो उसको नोटिस जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन। तो प्रोटेस्ट पिटिशन में फरियादी वापस कोर्ट में आके अपना वर्जन, अपना बयान देता है, और फिर कोर्ट उसके बाद डिसाइड करती है, कोर्ट फाइनल अथॉरिटी रहती है कि ये जो खात्मा किया है, एफआर बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, तो खात्मा जो किया है वो सही किया है, तो उसको मंजूर स्वीकृत करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करके मुलजिमों के ऊपर केस चलाना चाहिए। खात्मा रिपोर्ट चैलेंज की जा सकती है? उसका तरीका ये है कि फरियादी को जब कोर्ट में आता है, अपना बयान देता है, तो उसमें अपना वर्जन वो बताता है, और कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ, खात्मा सही किया है, तो फरियादी के पास मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, मैज सब जेएमसी के यहाँ खात्मा फाइल होता है। अगर वो खात्मा स्वीकार हो गया, तो फरियादी को उसके खिलाफ रिवीजन में चैलेंज करने का अधिकार है सेशन कोर्ट में, और सत्र न्यायालय में अगर वो रिवीजन खारिज हो जाती है किसी कारणों से, तो माननीय उच्च न्यायालय में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है 482 482 में। 482 बेसिकली इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के। ज़ीरो एफआईआर, एफआईआर एंड प्री ट्रायल हम्म। में जो एविडेंस कई बार होता है, मुझे एक्यूज़ कर दिया गया, तो मैं चाहता हूँ प्री ट्रायल के पहले कि वो सबूत एकत्र कर लिए जाएँ जो मुझे दोषमुक्त साबित कर सकें। सर वो पूरा प्रोसीजर थोड़ा-सा समझाएँगे? ज़ीरो एफआईआर तो ये होती है कि मान लीजिए कि कोई अपराध, फॉर एग्ज़ाम्पल 498 ए का मैटर है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है पति पत्नी के। तो लड़की रह रही है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रह रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो वहाँ पे एफआईआर लॉन्च करती है। पुलिस को ये लगता है कि जो भी अपराध हुआ है वो इंदौर में हुआ है, तो वहाँ पे वो ज़ीरो की कायमी करके और उस मामले को वो फिर इंदौर में एफआईआर दर्ज करने के लिए भेज देती है।
एक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चला है हम्म और हर कोई ये जान कहने लगा है कि पुलिस चाबी नहीं निकाल सकती है। हम्म तो ये कितना सही और कितना गलत है? एक कांस्टेबल को, किस हम्म रैंक के अधिकारी को किस स्तर का पावर है, हम्म और एक कांस्टेबल को किस रैंक तक, मतलब वो क्या-क्या कर सकता है? और ये हम्म चाबी नहीं निकाल सकती क्योंकि सीज़र का तो पावर है, बट वो किस रैंक से शुरू होता है? ये डिपेंड करता है किस धारा का केस है। जैसे हाँ, मंदसौर, नीमच, रतलाम बिल्कुल पास में हैं, तो यहाँ पे एनडीपीएस के केस, एनडीपीएस यानी अफ़ीम, ब्राउन शुगर, गांजा, ओपियम, इनके मामले बहुत होते हैं। तो एनडीपीएस की जो धारा है उसमें लिखा हुआ है रूल्स में कि एनडीपीएस के जो भी अपराध होंगे उसका अनुसंधान एएसआई के नीचे की रैंक का ऑफिसर नहीं कर सकता है। तो इन ऐसे अपराध जो सीरियस हैं उसमें सीनियर ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश दी जाती है। बाकी जो आईपीसी की धारा है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अब 323-24 का मामला है, 323 या 24 है ना कि किसी भी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाना, तो उसका अनुसंधान हेड कांस्टेबल लेवल पे हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए कि 307 का मामला है, 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, इसके जो मामले हैं फिर वो सीनियर लेवल का एसआई लेवल के ऑफिसर्स करते हैं। और 420 के मामले हो गए, चीटिंग जो आजकल सबसे ज़्यादा अपराध समाज में आज की तारीख में, ये वाइट कॉलर्ड क्राइम ज़्यादा हो गया है। अब मर्डर केसेस आप अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे। मर्डर के केसेस कम हो रहे हैं, मारपीट के केसेस कम हो रहे हैं। हर दूसरे दिन ज़मीन की चीटिंग, फोर्जरी के अपराध। तो जो बड़े मामले होते हैं उसका फिर सीनियर ऑफिसर टीआई रैंक का आदमी करता है, एसएचओ जो बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। सर, रीज़नेबल सस्पिशन का हम्म ग्राउंड जो पुलिस यूज़ करती है, हम्म वो किस, उसका क्या मैट्रिक्स है? या वही डिसाइड करेंगे, या कि कैसे डिसाइड होता है कि हाँ, रीज़नेबल सस्पिशन था, कर लिया? कई बार इस कुछ वर्ड्स का मिसयूज़ बहुत होता है, क्योंकि हम्म हर जगह बैड एप्पल्स तो हर जगह ही है। हम्म तो जो इस यूनिफ़ॉर्म में आ गए हैं, जो इसका हम्म मिसयूज़ करते हैं, हम्म तो क्या रेमेडी है, और एक्चुअल में उसकी स्क्रूटनी कैसे की जाएगी कि हाँ, ये ठीक था जो उन्होंने किया? जो शब्द का इस्तेमाल किया है कानून में कि कस्टडी वर्ड होता है, आप रीजनेबल सस्पिशन में आदमी से पूछताछ करके अगर सस्पिशन है और सस्पिशन के बाद ऐसा पाया जाता है कि हाँ उसने अपराध किया है, तो उसे कस्टडी में ले जा सकते हैं। एंड इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है इन चीज़ों का। सस्पिशन के आधार पे कई लोग परेशान होते हैं। और कानून में एक और चीज़ दे रखी है कि जैसे किसी आदमी को अरेस्ट किया, धारा 167 है सीआरपीसी की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया और अपने पुलिस थाने पे उसे कभी यानी अनलिमिटेड टाइम तक उसको थाने के ऊपर रख सके। 167 सीआरपीसी में लिखा है कि जैसे ही आदमी अरेस्ट होगा, उसके 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में मैजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेश करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मुलजिम मद्रास से गिरफ्तार हुआ और इंदौर में कुछ अपराध किया है, तो पहले चूँकि ट्रेन फ्लाइट कनेक्शंस तो अब अच्छे हो गए हैं, पहले ट्रेन या रोड जर्नी से आ रहे हैं, तो पहले मद्रास कोर्ट में उसको पेश करना पड़ेगा, वहाँ से ट्रांज़िट रिमांड लेके इंदौर लेके आना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे प्रोटेक्शन कानून ने दे रखे हैं कि किसी को हम पावर दे रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी को, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हो या कुछ भी हो, तो पावर का मिसयूज़ ना कर सके। तो इसको कहते हैं, जब एक्यूज़ कस्टडी में रहता है, थाने की कस्टडी में, उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। ओके। और पुलिस रिमांड के बाद में एक्यूज़्ड को कोर्ट में पेश करते हैं। जब मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि पुलिस की कस्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ने थाने पे अब रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे फिर जुडिशियल रिमांड बोलते हैं, जेआर और पीआर। तो उसे जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है। जुडिशियल रिमांड का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि पुलिस के थाने से उसकी कस्टडी
जेल में चली जाती है, तो पुलिस के कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती हैं। तो सर अरेस्ट कब लीगल होता है, कब इलीगल होता है? अरेस्ट और कस्टडी में क्या अंतर है? और इलीगल डिटेंशन क्या रहता है, जो कई बार पुलिस अपना ईगो भी सेटिस्फाई करती है? इलीगल डिटेंशन पहले तो इतना नहीं होता था, बट कुछ वर्षों से काफ़ी मामले हाई कोर्ट में देखने को मिले हैं। इलीगल डिटेंशन कई तरह के होते हैं। एक तो मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया, तो उसे कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़े, और गिरफ्तार ऑन पेपर्स अरेस्ट मेमो में उसको नहीं दिखाया है, तो कई बार ऐसे प्रकरण जानकारी में आते हैं कि मुलजिम को आज कस्टडी में ले लिया, ऑन पेपर शो नहीं किया, उसकी गिरफ्तारी शो अरेस्ट मेमो के मार्फत नहीं की, उसे 3-4 दिन तक अपने पास रखा। जो भी जिस तरह की भी पूछताछ या जो भी करना है वो करते हैं, और उसके 4 या 5 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी शो की। तो वो इलीगल कस्टडी, इलीगल डिटेंशन हो गया। एक दूसरा डिटेंशन ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एनडीपीएस की धारा है, तो एक तो गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के अलावा एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि इसे अपराध करने से रोके, क्योंकि इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है, एंटीसीडेंट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो ये और अपराध ना करे तो उसके लिए रोकें। तो जैसे एनडीपीएस एक्ट है जो बड़ा गंभीर अपराध है, यानी उसमें अफीम, ब्राउन शुगर के अलावा अब नई चीज़ें आ गई हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, एमडी बोलते हैं, जो बहुत चल रहा है आजकल। हर तीसरा केस अब एमडी का कोर्ट में देखा जाता है। तो इसमें पिट करके एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एक्ट। तो इसमें डिटेंशन ऑर्डर्स पास होते हैं कि कोई बदमाश आदमी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसको 1 साल के लिए डिटेंशन में रख दिया। इस ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है कि जब कोरोना के टाइम बड़ा यूज़ हुआ था ये इंजेक्शंस, जो लगे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी हो रही थी, तो उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया। तो इसमें डिटेंशन में 1 साल के लिए रख दिया। वो किसी अपराध में जेल में नहीं रहते हैं, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं उसे। बट ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है? वो एक्ट में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, यानी आप किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के कस्टडी में नहीं रख सकते। आज मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, तो नई धाराओं में, नए सीआरपीसी में भी खैर है उसमें, कि जैसे आप गिरफ्तार करोगे तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके परिवार वालों को अरेस्ट मेमो में एज अ अटेस्टिंग विटनेस, गवाह के रूप में उनका नाम रहे। अगर वो नहीं हो रहा है तो लोकल कोई भी आदमी, जहाँ भी आप गिरफ्तार करने गए हो, इंडिपेंडेंट लोकल आदमी को करें। तीसरा, कि जैसे ही उसको कोर्ट में पेश किया, उसका मेडिकल भी तुरंत होना चाहिए कि उसके साथ कोई मारपीट या किसी तरह का ज़बरदस्ती उसको मुलजिम बना के उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। सर ये जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है, हम्म, बट ये कि इसकी पैरेलल और अल्टरनेट थ्योरी और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम्म, सपोज़ कीजिए रात को पुलिस आई रात के 2 बजे, हम्म, किसी को ले गई, उसका कोई इतिहास नहीं था, बट हम्म, किसी वहाँ के सब इंस्पेक्टर से या कुछ कहा-सुनी हो गई, और उस टाइम चौकी का प्रभार या थाने का प्रभार उसी के पास है, किसी भी नॉर्मल सी चीज़ को लेके वो अवेयर सिटीज़न है। पुलिस आती है, रात को उठा के ले जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं, और वो रखती है अपने पास। इस सिनेरियो में जो कोई भी ऐसा करता है, इस सिनेरियो में उस परिवार को क्या करना चाहिए? दूसरी बात ये कि आजकल पुलिस अपने साथ अपने विटनेस भी लेके चलती है, कुछ जिनको आजकल बॉक्स विटनेस बोलते हैं, पॉकेट विटनेस, सॉरी। तो वो पॉकेट विटनेस कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, और क्या कोर्ट के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जज साहब खुद देखें ये कितनी केसेस में ये इंसान पॉकेट विटनेस रहा है या कितनों में गवाही दी है? क्योंकि एक बहुत आम सा चलन है कि वो ड्राइवर होता है, वो होता है पुलिस के इर्द गिर्द का ही आदमी होता है, या तो गाड़ी चला रहा होता है, ये चला रहा होता है। दूसरी बात है कि एक इलीगल सब्सटेंस इम्प्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस खुद ही अपना दिखा देती है कि हाँ भाई देख ले। अब जिसको प्रोसीजर नहीं पता है कि उसमें वो कब प्रोटेस्ट करे कब नहीं, राइट टू साइलेंस का अधिकार उसको कितना है
कि वो कब चुप रह सकता है लॉयर की गैर मौजूदगी में। दूसरी बात, जो आप नया हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है कि सीसीटीवी होने चाहिए, ये सब पूरी कहानी मिला जुला के अगर आप बहुत अनुभवी पुलिस वाले हैं तो आपको लूप होल्स पता होंगे, क्योंकि ये लूप होल्स जो हैं ज़्यादातर इस्तेमाल आम आदमी के लिए किए जाते हैं बजाय बदमाशों के। रही बात एनडीपीएस की धाराओं की, तो एनडीपीएस की धाराओं में एक खास चीज़ विशेष नोट होती है कि माइनर क्वांटिटी वाले जितने हैं ना, उसके केसेस की संख्या ज़्यादा है बजाय कमर्शियल के। और जहाँ से ये आ रहा है उस पे तो कंट्रोल है ही नहीं। जो खरीद रहा है वही विक्टिम है सबसे बड़ा। उसी को आप वो अरेस्ट भी दिखा देते हैं। सप्लायर तो पकड़े में ही नहीं आते हैं। कितनी दिन हो गए कोई सप्लायर नहीं आ रहा। पुलिस को ऐसा हो नहीं सकता कि सप्लायर नहीं पता हो। तो सर ये पूरा जो सिनेरियो है, जो ज़्यादातर लोगों के ये सवाल हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे देखना चाहिए? ये एनडीपीएस एक्ट में तो अक्सर देखा गया है कि जिस आदमी के स्वामित्व से, जो पोजेशन से कोई भी कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल मिला है, तो पुलिस उसके एक स्टेज नीचे का और एक स्टेज ऊपर के आदमी को पकड़ती है कि इसने खरीदने के लिए बुलवाया था, ये खरीदने के लिए आने वाला है और इसने मुझे सप्लाई किया। जो किंग पिन होता है, जो हम किंग पिन बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे है, बड़े रेयरली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहुंचती है। मेरी वकालत के शुरुआत के दिनों में एक मुकदमा हमारे ऑफिस में आया था। मैंने उससे अच्छा इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस में आज तक नहीं देखा। एक रतलाम का मैटर था और रतलाम के मैटर में ब्राउन शुगर थी। मैं याददाश्त से बता रहा हूँ, करीब 20-25 किलो ब्राउन शुगर थी। ब्राउन शुगर की स्मॉल क्वांटिटी बहुत कम है, कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम्स के आसपास है। तो उसमें श्रीलंका के कुछ लोग इंडिया खरीदने इंडिया आए, रतलाम आए और रतलाम से उन्होंने, जब तक ये टावर लोकेशन, मोबाइल के जो एविडेंसेस होते थे, तब तक इतना फैशन में नहीं था, करीब 20-22 साल पुरानी बात है। उसमें वो सैटेलाइट फ़ोन लेके आए थे एंड उस मामले में जितना उस समय के हिसाब से अवेलेबल संसाधन थे पुलिस के पास, उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन का पूरा डेटा और सब चीज़ें, कैसे बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है, वो पूरा रिकवर किया। तो एक तो ये जो अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसका एक फ्लिप साइड भी है कि मैंने अभी एक बेल कराई कुछ ही दिनों पहले, वो भी एनडीपीएस की थी। तो उसमें बेल इस आधार के ऊपर हुई कि मेरा जो क्लाइंट था वो एक कार में जाते हुए दिख रहा है, एक रास्ते में सीसीटीवी फुटेज रास्ते के मिल गए और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद 3 मिनट बाद एक गाड़ी पीछे से आते हुए दिखी, बोलेरो टाइप की गाड़ी थी और फिर आगे हमारे क्लाइंट की गाड़ी और दिखी, वो गाड़ी फिर पीछे से फॉलो करते हुए आई। उसमें मेरा क्लाइंट सीसीटीवी फुटेज में ड्राइव करते हुए दिख रहा है। 3 मिनट बाद एक गली में से फिर सीसीटीवी फुटेज आता है, उसमें हमारे क्लाइंट के बजाय कोई दूसरा आदमी उस गाड़ी में बैठा हुआ है और वो जो दूसरी गाड़ी थी वो वापस बिल्कुल पीछे से लगी हुई आ रही है एंड थोड़ी देर बाद एक अलग एंगल के थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर सीसीटीवी फुटेज लिए तो फिर 3 गाड़ियाँ होंगी, 2 गाड़ी के। एक तो मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो कोई और चला रहा था, एक बोलेरो गाड़ी जो नंबर नहीं था और थोड़ी डिस्टेंस पे एक पुलिस की गाड़ी। उसमें ये हुआ कि जो जब्ती बताई है, सीज़र बताया है कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल का, ओपीएम थी शायद, तो वो करीब 7 बजे का बताया है और जितने भी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने सीज़ किया, रेडिंग पार्टी बोलते हैं उसको, तो जिन्होंने बरामद किया 5-6 पुलिस वालों ने, उनकी टावर लोकेशन मंगाई, तो जहाँ-जहाँ सीसीटीवी फुटेज हमने पेश किए लोकेशन की, वो वहाँ पे उनकी लोकेशन पाई गई। एक और मज़ेदार बात थी कि एक्यूज़्ड के लड़के के फ़ोन पे एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन 7 बजे बरामद हुआ और 4 बजे एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन एक्यूज़ के लड़के के पास आता है जो करीब 2 से 3 मिनट मोबाइल पे बात करता है। तो वो सब कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, देखा कि ऐसा लगता है कि ये फ़ॉल्स इम्प्लिकेशन का केस है।
अच्छा, एनडीपीएस एक्ट हो गए, ये इतने स्ट्रिंजेंट लॉ हैं, इतने कड़क लॉ हैं कि जैसा आपने अभी बताया कमर्शियल क्वांटिटी, ये होता क्या है, एक जनरल अपन बात करें तो पहले कानून जब नया बना था, 1985 का कानून है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये एक्ट का पूरा नाम है। तो पहले 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली हो या 200 ग्राम ब्राउन शुगर मिली हो या 50 ग्राम, सज़ा एक जैसी थी, 10 साल मिनिमम सेंटेंस होती है। बड़े कड़क लॉ हैं, तो इसमें कम से कम सज़ा 10 साल और कम से कम फ़ाइन 1 लाख रुपए का है। फिर कानून बनाने वालों को एक चीज़ समझ में आई कि 5 ग्राम वाले को भी वही सज़ा है, 100 किलो वाले को भी वही सज़ा है, तो उन्होंने एनडीपीएस एक्ट में 3 डिविजन्स किए। एक कमर्शियल क्वांटिटी, जिसको अपन वाणिज्य मात्रा बोलते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी होती है, दैट इज़ उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल और उसके लिए। एक दूसरी क्वांटिटी होती है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी यानी जैसे 5 ग्राम कोई सबकी मात्राएं दे रखी है, और एक होगी इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो कमर्शियल से कम और स्मॉल से ज़्यादा है। तो कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल की कम से कम सज़ा है। नॉन कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं जो दोनों के बीच की है, उसमें 10 साल तक की सज़ा है, और स्मॉल क्वांटिटी में और कम सज़ा है। तो ऐसे डिवीज़न किया। सर, इसमें सीसीटीवी अरेस्ट, पॉकेट विटनेस, इसको एक साइड बाय साइड बताते हुए आप मुझे थोड़ा-सा और डिटेल में समझाएँगे इस चीज़ को? ये सीसीटीवी का ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक परमवीर सिंह करके एक जजमेंट दिया था, परमवीर सिंह सैनी, और उसमें ये कहा था कि पुलिस स्टेशन पे, हर पुलिस स्टेशन पे ऑल पूरे इंडिया में सीसीटीवी फुटेज मैंडेटरी कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज एंट्री, एग्ज़िट, जहाँ पे इनकी पूछताछ होती है, तो पूरा जो थाना होगा वहाँ पे सब दूर सीसीटीवी से वो कवर्ड होगा। उसका मेन रीज़न ये था कि, और दूसरा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, कई बार क्या होता है कि जब सीसीटीवी फुटेज की माँग, एक्यूज़ मुलज़िम गिरफ़्तार होता है, और गिरफ़्तार होने के बाद जब कोर्ट में मुलज़िम के वकील साहब, सेक्शन 91 है कि वो सीसीटीवी फुटेज बुलाएँ। तो जब वो बुलाते हैं तो अक्सर ये रिपोर्ट आने लग गई थी कि अगर वो बेनिफिशियल ना हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, कि वो सब, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। दूसरा, कई बार रिपोर्ट्स ऐसी आती थी कि वो सीसीटीवी फुटेज वो पर्टिकुलर एंगल वाला ख़राब हो गया था, तो वर्क नहीं कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी वाला 2020 का जो जजमेंट दिया, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया कि पूरे इंडिया में हर पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज सब एंगल के ऊपर कंपलसरी हो गया। फिर इसके बाद में एक इंदौर बेंच का एक जजमेंट हुआ, जिसमें कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन में ये कहा कि अगर आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोड्यूस किया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो तब से सीसीटीवी फुटेज बड़ा मैंडेटरी हो गया है। बट इसका एक दूसरा मज़ेदार एस्पेक्ट भी है। एक मामला मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया कि अब पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग्स हैं सब नई बन गई हैं। तो पुलिस स्टेशन की जो नई बिल्डिंग है उसमें तो सब दूर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हैं। बट जो पुरानी जो बिल्डिंग जो टेक्निकली यूज़ में नहीं आती है, तो वो जो पूछताछ होती है, जिनका डर रहता है कि मारपीट हो रही है, जिसके कारण सीसीटीवी फुटेज लगे, तो वो कई बार पूछताछ उन थानों पे होने लग गई है जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, पुरानी पुलिस बिल्डिंग। दूसरा, जहाँ तक पॉकेट विटनेस का सवाल है, तो जो विटनेसेस, पॉकेट विटनेसेस जो अपन कहते हैं, तो उनका यूज़ होता है बरामदगी में, सीज़र में, कि मान लीजिए कोई 25 आर्म एक्ट का केस है, जिसमें कंट्री मेड पिस्टल मिल रही है जो बिना लाइसेंस की है, तो धारा 25 का अपराध बनता है उसमें। तो सेक्शन 25 का आर्म्स एक्ट का ऑफेंस के में जो जब्ती होती है, तो उसमें 2 गवाह लगते हैं, सीज़र मेमो बोलते हैं उसको। तो जो सीज़र मेमो में जो 2 गवाह लगते हैं, वो टेक्निकली, लीगली इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। बट अक्सर देखा गया है कि कई थानों पे वो पॉकेट विटनेस हैं, वही 2 गवाह हर दूसरे केस में, तीसरे केस में वो ही कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बड़ा सख्त एक्शन लिया है और इंक्वायरी के ऑर्डर्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। एक इंदौर का एक मामला था और उसमें कहा है कि ये ऑलमोस्ट हर केस में यही कुछ 2 पॉकेट विटनेस हैं जो हर सेकंड केस सभी केसेस में यही बन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे बड़ा रिमार्क्स पास किए हैं और उसमें बड़ी सीरियस इंक्वायरी पुलिस अथॉरिटीज़ को, सीनियर ऑफिसर्स को दी है। सर किसी का फॉल्स केस हो जाए और इलीगल डिटेंशन हो जाए, उसमें पुलिस जो उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन इंचार्ज हो, उन्हीं का कोई ईगो मैटर हो या उनका कोई और प्रेशर हो जिसके कारण वो ये करें, और इंसान अगर उससे बचना चाहे तो क्या क्या रेमेडी हैं और क्या किस टाइप में का अवेयरनेस होना चाहिए जो बाद में कोर्ट में काम आए? जो इलीगल अरेस्ट या झूठा केस लगाने की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले अपन झूठे केस लगाने के ऊपर आएँ। तो धारा 211 है आईपीसी पे कि अगर आपके ऊपर कोई भी झूठा केस लगाता है, आपकी रेपुटेशन को चोट पहुँचाने के लिए, इंजure करने के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 211 है 211 आईपीसी की, जिसमें आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। एक और अक्सर देखा गया है कई बार कि जो 376 के मैटर्स होते हैं, रेप के जो अपराध होते हैं, उसमें कई बार कोर्ट पहले तो रिपोर्ट लिखाई 376 की और उसके बाद में जब कोर्ट में बयान होते हैं, तो कई बार प्रोसिक्यूटिक्स जो लड़की रहती है वो हॉस्टाइल हो जाती है कई मामलों में। तो विगत कुछ वर्षों से कई बार देखा गया है कि कोर्ट उसमें 211 का प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर करती है कि पहले तो आपने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद आपने, आजकल मैंडेटरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है ताकि ये झूठे केस ना किसी के ऊपर लॉन्च हो सके कि 164 का स्टेटमेंट, 164 का बयान जो होता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, कोर्ट के सामने, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी रहे। तो वो जब उससे पीछे हटती है तो कोर्टें प्रोसिक्यूटर्स का भी प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर करती है आजकल। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आप देखेंगे कंपनसेशन वाला भी एस्पेक्ट आजकल बड़ा चला है। जबलपुर का मामला था जिसमें एक आदमी करीब 12 से 13 साल तक जेल में रहा एंड जब फाइनल हियरिंग के लिए मैटर आया, तो कोर्ट ने जब उसको मैटर को देखा तो उसमें कुछ भी एविडेंस उस आदमी के खिलाफ नहीं था और हाई कोर्ट ने उसमें 42 लाख रुपीस का, 42 लाख रुपए का उसको कंपनसेशन देने का ऑर्डर किया। तो ये जब तक नहीं होगा, ये आगे ऐसा कंपनसेशन वाला पार्ट नहीं होगा और ये जो पैसा है कंपनसेशन, अल्टीमेटली सवाल ये आएगा कि देगा कौन? तो वो जो कंपनसेशन वाला पार्ट है, ये स्टेट को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, तो गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस की कस्टडी के बाद वो शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये जो भी कंपनसेशन वाला अमाउंट होता है, ये शासन देता है उस आदमी को। इसी कहानी में एक और एस्पेक्ट दिख रहा है कि बैड इन्वेस्टिगेशन पनिश की जाती है कि नहीं की जाती है? होता है कई मामलों में, बट बहुत रेयर होता है। मैं आपको आज से जो मैंने सुना है मेरे फादर के जब वो मुँह से, कि पहले जब मर्डर केसेस होते थे, तो मर्डर केसेस में जैसे मान लीजिए कि आज एक मर्डर हुआ, उसका चालान फाइल हो गया और गवाही के लिए तारीख लग गई। तो जैसे ही गवाही के लिए तारीख लगती थी, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सेशन ट्रायल। जो मर्डर केसेस या सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो सेशन कोर्ट में चलते हैं, उसका नाम ही सेशन ट्रायल है कि वो एक सेशन में कंप्लीट होना चाहिए। तो आज से 30 साल पहले के जो मुकदमे हैं, कि मान लीजिए कोई मर्डर केस है तो सोमवार को गवाही के लिए लगा तो 3 दिन के लिए गवाही के लिए लगते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और उन तीनों दिन कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी गवाह गैरहाजिर हो गया। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता था, अपराध की अनुसंधान करता था, वो कोर्ट में लेके आता था उन गवाहों को और वो श्योर करता था कि कोई भी गवाह गैरहाजिर ना हो। 3 दिन में गवाही हो गई, गुरुवार को मुलजिम बयान हो गया, शुक्रवार को बचाव, अगर मुलजिम को कुछ अपनी पक्ष में डिफेंस बचाव देना है तो शुक्रवार को वो हो जाता था।
शनिवार को बहस होके सोमवार को जजमेंट हो जाता था। तो ये सेशन ट्रायल का मतलब होता था कि एक ही सेशन में पूरा केस निपटे और कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके ये मामले ख़त्म करती थी। यानी प्रायोरिटी पे केसेस की सेशन ट्रायल सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनको फिनिश करना है एक सेशन के अंदर, ऐसा हुआ करता था। तो पहले पुलिस ऑफिसर्स हमेशा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके रिजल्ट तक उस मामले को फॉलो करते थे, जो अब बड़ा लैकिंग है। शायद हो सकता है कि उसका मेन कारण रहा हो कि पुलिस के लोग कम हैं। ये भी एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है कि लोग तो बड़े हैं बट उस कंपैरिजन में पुलिस पर्सनल्स नहीं बड़े हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सर ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इतनी जल्दी ट्रायल कंप्लीट हो जाता था। तो आपने तो आपके फादर ने वो दौर देखा है, आपने भी वो दौर देखा है, हमने वो दौर नहीं देखा है। तो ये ओवर द इयर्स ऐसे सैचुरेट कैसे हो गया, इतना लंबा क्यों होने लगा? उसका सैचुरेशन का कारण एक तो मुकदमे बहुत हो गए हैं, यानी मुकदमे की मात्रा बहुत बढ़ गई है। पहले ये हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल सबसे बड़े मुकदमे हैं 420 और फोर्जरी के, कि लैंड की फोर्जरी हुई या डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में फोर्जरी हुई। तो ये मुकदमे पहले ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, 467, 420 किस के। साल में? ये आज 2007-8 के पहले, मैं एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं बट कुछ सालों पहले। तो ये ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, अब ये भी सेशन ट्रायल हो गए हैं और ये मुकदमे आज की तारीख में मर्डर केसेस से ज़्यादा भीड़ इन मुकदमों की लगी हुई है। तो इसके कारण कोर्ट ओवरबर्डन्ड है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। सर आप बहुत देश घूमे हैं और बहुत कंट्री भी आपने ट्रेवल की है। वहाँ की जो पुलिस का सिस्टम है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एस्पेक्ट है, वो इंडिया में किस स्तर तक इम्प्लीमेंट होना चाहिए और क्या-क्या बहुत मैंडेटरी है जो बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आज की तारीख में कम से कम इंडिया में अब साइंटिफिक एविडेंस का जो महत्व है वो बड़ा बढ़ गया है। चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे रेप के एलिगेशंस हो या चाहे 420 की कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी का हो। डीएनए आजकल हर केस में डीएनए रिपोर्ट्स अपनी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जितने भी रेप के केसेस होंगे उसमें डीएनए रिपोर्ट मैंडेटरी है। डीएनए रिपोर्ट आजकल हर केसेस में आना कंपलसरी है, कोर्ट उसको अर्जेंटली कॉल करती है। पहले क्या हुआ करता था कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ही फॉरेंसिक साइंटिफिक लैब थी, जो अपन एफएसएल बोलते हैं, वो थी सागर में। अब धीरे धीरे जैसे ही ऑफेंस बढ़ते गए और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो हर इंदौर में अब राव में हो गई है। तो साइंटिफिक एविडेंस पहले तो ऐसा हुआ करता था कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की अगर अपन बात करें कि किसी ने गोली मारी है, मरने वाले के शरीर के अंदर से बुलेट मिली है, तो उसको मैच करना रहता है कि वो जो बंदूक एक्यूज़ के पास से रिकवर हुई है और जो बुलेट डिसीज़्ड की बॉडी में से मिली है वो इसी बंदूक से फायर हुई है या नहीं हुई है। ये इतना इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है कि जिससे सही मुलजिम को सज़ा हो सके या जिसको झूठा फंसाया है वो बरी हो सके। पहले ये एफएसएल की रिपोर्ट या बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मुकदमे ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद आती थी, या मुकदमा किनारे पे आ गया तब 2-2 साल बाद आती थी। अब हाई कोर्ट के कई डायरेक्शंस इशू हुए हैं जिसके कारण से अब ये एफएसएल की रिपोर्ट और ये सब चीज़ें जल्दी आने लग गई है। आजकल अभी मैंने एक मुकदमा में अभी कुछ दिनों पहले आर्ग्यू कर रहा था, वो रेप का ही मैटर था। उसमें अल्टीमेटली जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वो जो बच्ची थी उसने एक चाइल्ड डिलीवर किया, बच्चा पैदा हुआ उसे। तो जब रिपोर्ट आई, उसका शुरुआत से कहना था मुलज़िम का कि मुझे झूठा फँसाया है, मेरा कोई लेना-देना नहीं था। डीएनए रिपोर्ट में आया कि वो जो बच्चा है उसका बायोलॉजिकल फ़ादर नहीं है। तो पूरा केस उस डीएनए रिपोर्ट के ऊपर से झूठा हो गया। और एक सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी, एक राहुल
वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक जजमेंट है और उसमें एक एसओपी जारी की है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो डीएनए के ऊपर से आज तक का सबसे बेस्ट जजमेंट है कि किस तरीके से डीएनए को, ऐसा नहीं कि डीएनए चले गए और उसको प्रिजर्व कैसे करना, उसको कलेक्ट कैसे करना, इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जारी किया है जो आज भी लेकिन कई जगह फॉलो नहीं होता है। महिलाओं के अरेस्ट का क्या प्रोविज़न है और क्या प्रोटेक्शन है? महिलाओं का जो बेसिक अरेस्ट का ये है कि जब भी पुलिस किसी महिला को अरेस्ट करने जाएगी तो उनके लेडी पुलिस ऑफिसर रहेगी और वही अरेस्ट करेगी, ये सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इसको तो खैर सब फॉलो करते हैं। अगर किसी महिला को सर्च करना होगा कि उनके पास से मान लीजिए कुछ कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल या कुछ रिकवर करना है, तो उसकी भी जो सर्च करेंगी वो महिला ऑफिसर ही करेंगी, ये मैंडेटरी है। सर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन में क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जब एक बड़े अपन और नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा चलता है और उसे सज़ा हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस होने के बाद में उसे सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट से ज़मानत जो लेता है, सज़ा का स्थगन जो बोलते हैं, और दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो दंडादेश जिसे हम कन्विक्शन बोलते हैं, और एक जो सज़ा होती है कि 4 साल की सज़ा हुई या 5 साल की, वो सेंटेंस हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी जैसे ही उसे सज़ा होगी तो गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जब ट्रायल चलती है तब तो वो सस्पेंड रहता है नॉर्मली, और जैसे ही सज़ा होती है तो उसको बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट कर देते हैं। तो उसकी नौकरी में वो तब तक नहीं आ पाता। सज़ा सेंटेंस तो सस्पेंड कोर्ट कर देती है, अगर मामला उस लायक है तो सेंटेंस तो सस्पेंड हो जाती है। लेकिन जब तक कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होगा, दंडादेश यानी मुझे किसी व्यक्ति को 420 में सज़ा हुई तो 420 जब तक स्टे नहीं होगा तब तक वो नौकरी में नहीं आ पाएगा। तो 389 पुरानी धारा थी सीआरपीसी की, जिसमें सस्पेंशन पे विचार किया जाता है, और अब बीएनएसएस की नई धारा सेक्शन 430 हो गई है। तो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हें एक मामले में सज़ा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चूँकि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना था एंड वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस थे, तो उनकी सेंटेंस उनका जो कन्विक्शन था वो सस्पेंड किया था ताकि वो चुनाव लड़ सकें। सर, रिट पिटीशन, क्वाशिंग और एसएलपी क्या डिफरेंस है जो आम आदमी समझ सके, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों ये ज़रूरी है? बेसिकली 482 जो क्वॉशिंग अपन बोलते हैं कि 482 सीआरपीसी में 482 बेसिकली है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के जो पावर्स हैं उसको डिफाइन किया है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध दर्ज हुआ और वो उसको चैलेंज करना चाहता है, एफआईआर को चैलेंज करना चाहता है कि सब कुछ मान लें, जैसा भी एफआईआर में जो कंटेंट्स लिखे हैं या अनुसंधान में जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, उसके हिसाब से कोई भी प्रथम दृष्टि अपराध नहीं बनता है। तो वो हाई कोर्ट में मामला जो ख़त्म करने के लिए लगाता है, वो 482 में लगाता है, फॉर क्वॉशमेंट ऑफ क्रिमिनल केस। इसी के पैरेलल रिट पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 482 और सेक्शन 226 में जो आप रिट फाइल करेंगे उसके पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो एक आदमी सीआरपीसी की 482 धारा में भी वो एफआईआर चैलेंज कर सकता है और वो रिट पिटीशन में भी चैलेंज कर सकता है। एसएलपी का जहाँ तक सवाल है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से उसकी बेल खारिज हो गई, ज़मानत की अर्जी, या उसे सज़ा हो गई, अपील उसकी डिसमिस हो गई और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो चैलेंज करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए लास्ट कोर्ट रहती है। तो एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटिशन। तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एसएलपी फाइल करता है, और एसएलपी कोर्ट को लगता है लीव ग्रांट करनी है, पहले लीव ग्रांट होती है और फिर वो क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट होके फाइनली जजमेंट होता है। तो ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के लिए है।
सर रिट पिटीशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्रिमिनल में, उसको थोड़ा हम्म सा डिफाइन करेंगे ताकि लोग समझ सकें। रिट पिटिशन क्रिमिनल में दो तीन तरह की होती है। एक होती है, जैसे मैंने आपको बताया, डिटेंशन ऑर्डर्स होते हैं जिसमें हेबियस कार्पस पिटिशन लगाते हैं जो क्रिमिनल साइड की है। एक सबसे मेजरली तो वो होती है। दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि क्वाशमेंट की 482 पिटिशंस के बजाय रिट पिटिशन में चैलेंज किया। तीसरा होता है कि जैसे एक मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है, जी सर। उसमें कमिश्नर ने अगर ऑर्डर पास किया है, अपील डिसमिस की है, तो उसको भी क्रिमिनल रिट में चैलेंज होता है। फिर मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया, कोई मैटर है जिसमें सरकारी वकील स्टेट अलग से स्पेशल अपॉइंट करती है, तो फिर उसको अगर आपको चैलेंज करना है तो वो रिट पिटिशन में होता है। तो बेसिकली ये कुछ ऑप्शंस हैं 3-4। आजकल एक बड़ा फैशन चला है कि एक किसी, मान लीजिए ज्वेलर के यहाँ से किसी ने फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र गलत अकाउंट से ट्रांसफ़र करके उनके यहाँ से ज्वेलरी खरीद ली, तो वो अकाउंट फ्रीज़ कर देती है पुलिस। तो पूरा का पूरा अकाउंट उस ज्वेलर का या उस दुकानदार का फ्रीज़ हो जाता है। तो उसके लिए रिट पिटिशन लगती है ताकि आप उतना अमाउंट अलग रख लें जितने अमाउंट की चीटिंग हुई है, बाकी तो अकाउंट ऑपरेट करने दें। तो ये बेसिकली कुछ कुछ रिट पिटिशंस क्रिमिनल में लगती हैं। सर एक सवाल है, कोर्ट सरेंडर वर्सेस पुलिस सरेंडर में अंतर क्या है? कहते हैं लोग कि एक में ज़्यादा मार पड़ती है, एक में मार नहीं पड़ती है। छोटी मार और बड़ी मार का फ़र्क है। जी सर। बट अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो आप जैसे ही पुलिस में सरेंडर होते हो, तो पुलिस में सरेंडर होने के बाद पुलिस एक्यूज़्ड को अपने पास रखती है, थाने पे रखती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद एक्यूज़्ड का कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखती है कि इन्होंने क्या कन्फेशन दिया, ताकि इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से वो आगे बढ़ाए। क्योंकि पुलिस को सपना नहीं आता है कि किस तरीके से क्या हुआ अगर मर्डर केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये सस्पेक्टेड है, उसको पकड़ा, उसने कन्फेस किया कि हम मारा, तो वो इन्वेस्टिगेशन 27 के मेमो से आगे बढ़ाती है। 27 का जो मेमो होता है, उसके बाद वो उसने बताया कि मैंने फलाने हथियार से किसी का मर्डर किया है, तो वो हथियार एक्यूज़्ड के इंस्टेंस के ऊपर से सीज़ होता है। तो ये सब पुलिस इस तरह का काम ये रहता है। कोर्ट में सरेंडर करने का कई बार फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए एंटिसिपेटरी बेल लगाई है हाई कोर्ट में, एंड कोर्ट इंक्लाइंड नहीं है कि ये अग्रिम ज़मानत लायक मामला नहीं बनता है, तो कई बार हम लोग लिबर्टी ले लेते हैं कि हम सीधे कोर्ट में सरेंडर हो जाएंगे और हमारी बेल सेम डे कंसिडर की जाए, सेम डे विचार की जाए। तो वो मुलजिम को जो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं या थाने पे लग जाते हैं, रिमांड के हैं, तो वो कई बार स्मार्टली बच जाते हैं। सर क्रिमिनल में इस्तेमाल होने वाला हुँ, मोस्ट कॉमन टर्म है बेल। हुँ। मैं बेल को आप एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप में की बेल होती है, और वो बेल जो हर कोई जानना चाहता है बहुत ख़ास होती हैं, और हुँ। कॉमन मीडिया में ये अवेलेबल नहीं है नॉलेज कि इसको कैसे समझा जाए। देखिए बेसिकली बेल 2 तरह की होती है। एक होती है अरेस्ट होने के बाद, जिसको धारा 437 सीआरपीसी या 439 सीआरपीसी, और अब जो नया बीएनएसएस आ गया है, उसमें वो धारा अब हो गई है 482 और 483। तो एक दूसरी बेल होती है जिसे हम कहते हैं अग्रिम ज़मानत, जो अक्सर पेपर में अग्रिम ज़मानत हुई है बोलते हैं। एंटिसिपेटरी बेल का ऐसा रहता है कि 2 तरह के अपराध होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल अपराध में तो पुलिस थाने से छोड़ देती है, तो उसमें अग्रिम ज़मानत की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा अपराध जो मैंने बताया आपको नॉन बेलेबल होता है, गैर ज़मानती अपराध, जिसमें पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का विदाउट वारंट। तो एंटिसिपेटरी बेल जैसे ही आप कोर्ट में अप्लाई किया आपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में, और आपकी एंटिसिपेटरी बेल हो गई, तो आपको फिर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है और आपको थाने जाना रहता है।
थाने जाने के बाद एक फॉर्मल अरेस्ट मेमो प्रिपेयर होता है, गिरफ्तारी मेमो प्रिपेयर होता है, आपकी साइन कराते हैं, एक ज़मानतदार साथ में लगता है और उसके बाद आपको उसको छोड़ देते हैं। अब एक जैसे-जैसे लॉ समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हुआ, तो फिर सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट आया 41A सीआरपीसी लगभग 2009 का है। तो उसमें एक अमेंडमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन है या आप एंटिसिपेटरी बेल लो। बट 41A में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जिसके कारण से बहुत सारे अपराधों में जो मिसयूज़ होता है एफआईआर करने के बाद वो बच गया। अरनेश कुमार का जजमेंट आया 41A पे जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 या 14 का है, वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। सर क्यों बोलते हैं? हर जगह इस्तेमाल होता है। अरनेश कुमार एक 41A का जैसे ही अमेंडमेंट आया, तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि जिन अपराधों में भले ही नॉन बेलेबल हो, पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर हो, लेकिन उन धाराओं में 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा है एंड पुलिस को लगता है कि एक्यूज़्ड की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो पुलिस पुराना जो 41A था सीआरपीसी में, नया 35(3) बीएनएसएस का हो गया। तो उनको पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि हमें गिरफ्तार नहीं करना है, तो पुलिस उस नोटिस के ऊपर से छोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फिर सत्येन अंतिल का एक बड़ा अरनेश कुमार के बाद लैंडमार्क जजमेंट आया और अभी रिसेंटली 2026 में सत्येन कुमार अंतिल को और उन्होंने एक्सटेंड किया है कि पुलिस को रीज़न्स लिखना पड़ेंगे कि अगर गिरफ्तार करना है तो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो, भले उसमें अगर 7 साल की कम की सज़ा है, तो पुलिस को रीज़न्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में कि हमें अरेस्ट की इसलिए ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सा बाइफरकेशन है। अपन कॉमन सेंस की बात करें कि पुलिस को अगर किसी मामले में कुछ बरामदगी करनी हो, सीज़र करना हो, तो उसमें उनको रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए कोई अपराध 420 की धारा की अपन बात करें, जो नॉर्मल चीटिंग बोलते हैं, अपन धोखाधड़ी बोलते हैं। तो चीटिंग वाले अपराध में एक ट्रांज़ैक्शनल डिस्प्यूट है कि 1-2 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कुछ ट्रांज़ैक्शन हुआ बैंक अकाउंट से और उनका डिस्प्यूट है, तो उसमें कुछ बरामदगी नहीं होनी है। तो उसमें पुलिस 420 नॉन बेलेबल होने के बाद सेक्शन 41A या 35(3) का नोटिस देके गैर ज़मानती अपराध में आपको छोड़ देती है, अरेस्ट नहीं करती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट अरनेश कुमार का जजमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट इसलिए भी है कि उसमें 498A जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, पत्नी ने पति के खिलाफ 498 की रिपोर्ट लिखाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A में तो मैंडेटरी है कि आप उसको एक्यूज़्ड को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उसके पीछे बड़ा बेसिक सा इंटेंशन है कि 498 के मामलों में पति, सास, ससुर, नंदे, देवर ये सब एक्यूज़ बनते हैं और अगर किसी एक्यूज़्ड की पति की माँ या पिता अगर जेल चला गया, तो वो जीवन भर अगर समझौता होने की गुंजाइश हो, साथ में रहने की या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने की अगर गुंजाइश हो, तो वो सब खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 498A में कहा है कि इन एवरी 498A मैटर 41A इज़ मैंडेटरी, तो उसमें आप जेल नहीं भेजोगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 41A और अरनेश के जजमेंट के बाद 498 में अग्रिम ज़मानत नहीं लगती है, पुलिस थाने से ही छोड़ देती है। फिर एक नया चीज़ चालू हुई 498A में, जैसे-जैसे अरनेश कुमार का बेनिफिट मिलने लगा, तो फिर ऐड होने लगा धारा 377 आईपीसी की। धारा 377 है अननेचुरल सेक्स के लिए। तो वो वाइफ़ हस्बैंड के खिलाफ कई मामले ऐसे देखे गए हैं, जिसमें वाइफ़ ने पति के खिलाफ 498A तो लिखाया ही लिखाया, बट 377 में सेंटेंस 7 इयर्स से ज़्यादा है, तो वो जेल जाए, जेल और उस कारण से 377 ऐड होने लगा। फिर एक अपनी हाई कोर्ट का जजमेंट आया
जबलपुर प्रिंसिपल सीट का, और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों मैरिड हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, और कुछ अननेचुरल सेक्स के एलिगेशंस आए हैं, भले ही वो कंसेंट से ना हो, यानी पत्नी 18 साल से ऊपर है, तो 377 का अपराध पति के खिलाफ नहीं बनेगा। और फिर सब्सिक्वेंटली एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी आया, तो अब वो 498 ए के साथ में जो 377 के केसेस लगते थे वो भी अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण क्वॉश हो रहे हैं। सर एडल्ट्री हटा दिया गया है, हम्म डाइल्यूट कर दिया है वक्त के साथ, इसमें क्या रिमार्क हैं आपके? ये समय के हिसाब से चीज़ें जो चल रही हैं, एंड अब सतयुग और द्वापर युग बचा नहीं है। आप भी जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, एंड ये हस्बैंड वाइफ के जो एडल्ट्री वाले डिस्प्यूट्स हैं, इसीलिए इसको डाइल्यूट किया गया है। सर एक अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं थाने के अंदर? जैसा मैंने बताया, जैसे ही मुलजिम को, किसी भी एक्यूज़्ड को अरेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले उसका अधिकार तो ये है कि उसे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको रिटन में दें, एक। नंबर 2, जो गिरफ़्तारी मेमो में, अरेस्ट मेमो में जो गवाह होंगे, वो एक्यूज़्ड के परिचित हों। अगर वो अवेलेबल नहीं हो, तो जिस एरिया से एक्यूज़्ड को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उस एरिया के इंडिपेंडेंट लोग उसके गिरफ्तारी मेमो के अटेस्टिंग विटनेस हों। आखिरी और सबसे लास्ट ये है कि जैसे ही कि उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसका तुरंत मेडिकल जांच की जाए, ताकि अगर वो कुछ अपना कन्फेशन दे रहा है, तो वो कॉर्शन से डरा के, धमका के या किसी और तरीके से उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं लें। इस कारण से मेडिकल का भी मैंडेटरी किया है। तो ये बेसिक राइट है। उसके बाद भी उसे लगता है कि एक लीगल लॉयर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, तो वो हमेशा अपने साथ में एक एडवोकेट, कोर्ट से परमिशन लेके या वैसे भी एडवोकेट को साथ में ले जा सकता है। सर राइट टू साइलेंस कितना रेलेवेंट है इंडिया में, और क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है पुलिस स्टेशन के अंदर? ये राइट टू साइलेंस आप विदेशों में देखोगे, आपने एप्स्टीन फाइल वाला अगर डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे देखी हो, तो वो हर 5th अमेंडमेंट और फलाने अमेंडमेंट यूज़ कर रहा है। तो वो वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। तो अमेंडमेंट उनके साथ में, जब भी आपने एप्स्टीन फाइल देखी होगी, तो एक हमेशा एडवोकेट साथ में पीछे से हिंट करते हैं उनको। बट अपने यहाँ राइट टू साइलेंस, आप चुप रह सकते हो, बट वो कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हमारे कोर्ट में हम बोलते हैं मैजिक ऑफ सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है। तो पुलिस का एक जादू रहता है कि अच्छा भला आदमी भी क्या-क्या भूल जाएगा। 27 के मेमो में वो अ, पुलिस के लॉकअप में ही पता रहता है कि क्यों बोला, कैसे बोला। वो इलीगल है ना, इस पे कोई सख्ती नहीं हो सकती या कोई गाइडलाइन नहीं है? कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे मैटर्स अब हो रहे हैं। पहले तो कस्टोडियल डेथ में ऐसा होता था कि कस्टोडियल सर डेथ इसको में, थोड़ा सा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझाइए लोगों को जो बिल्कुल कस्टडी भी नहीं समझते उनके लिए भी। कस्टोडियल डेथ का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि किसी इंसान को पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की। वहाँ तक तो ठीक है कि पूछताछ में उसने जो विलफुली बताया, अपनी मर्ज़ी से, उसमें वर्ड है स्वेच्छापूर्वक बताया। लेकिन जब स्वेच्छापूर्वक के अलावा जब मारपीट होती है, और मारपीट होने में कई बार कई मुकदमे देखे गए हैं जिसमें कस्टडी में लॉकअप के अंदर एक्यूज़ की डेथ हो गई, या कई बार ऐसा कहा जाता है कि उसने फांसी लगा ली। तो ये अगर पुलिस की मारपीट से अगर डेथ हुई है, तो वो उसको कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। पहले एक धारा है 176 सीआरपीसी की, तो पहले एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं जो एसडीएम लेवल के, वो इंक्वायरी करते थे। बट जैसे जैसे ये कस्टोडियल डेथ के मामले दिन ब दिन बढ़ते गए,
तो फिर अमेंडमेंट होने के बाद में ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी हो गई है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी एक्यूज़्ड की कस्टडी में डेथ हो जाती है, उसका परिवार वाला शिकायत करता है, तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट पहले पूरी इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी के बाद में जिस उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घरवालों के बयान, जो अगर कोई साथ में जो जिनकी डेथ हुई है, उनके साथ में कोई और भी मुलजिम को गिरफ़्तार उसी मामले में अगर किया हो या कोई साथी कैदी हो जो उस वक़्त लॉकअप में था, तो उससे पूछताछ करके पूरी इंक्वायरी करके डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट होती है। और डिटेल इंक्वायरी के बाद में फिर मामले कायम हुए। कई पुलिस ऑफिसर्स कस्टडियल डेथ में अरेस्ट हुए, जेल में गए हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने का मामला देखा था, तो वो ग्वालियर का था, बट ग्वालियर में फिर एक पुलिस इंक्वायरी कर रही थी कस्टडियल डेथ की, वो एक ऑफेंडर था। तो उसमें उनके घर वालों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लगाई डेथ होने के विदिन अ मंथ और 2, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि साहब मेरे बच्चे का मर्डर हो गया है, पुलिस कस्टडी में हुआ है, ऐसे-ऐसे हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए एंड सीबीआई को उस मामले में ऑर्डर किया कि विदिन लिमिटेड आप इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप इतने टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन करें। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 ऑर्डर्स किए। एक कि जितने भी एक्यूज़्ड हैं, उनको सबको गिरफ़्तार तुरंत किया जाए, जहाँ तक मेरी याददाश्त से मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर गिरफ़्तार किया जाए और चालान भी, इन्वेस्टिगेशन भी विदिन 3 मंथ्स कंप्लीट करें, ताकि किसी को बेनिफिट ना मिल पाए कि चालान टाइमली पेश नहीं हुआ। तो उस मामले में जो भी उस ऑफ़िस पुलिस थाने के इंचार्ज थे, वो कस्टडी में हैं। सर, सीबीआई जांच की जो आपने बात करी, सीबीआई जांच किन मुद्दों पे होती है, या इसका कोई वो है नॉमेनक्लेचर है कि इन्हीं चीज़ों पे होगी, या कब आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हो? सीबीआई जांच जैसे आप जितनी भी सेंट्रल बैंक्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स के अगर कुछ ऑफेंस हुए, एसबीआई हो गया या जो भी सेंट्रल नेशनलाइज्ड बैंक है, आरबीआई से गवर्न होती हैं, तो अगर उनके वहाँ पे कुछ अपराध हुआ है, चाहे उनके ऑफिसर्स हों या बैंक में कुछ अपराध किसी इंडिविजुअल ने, बिजनेसमैन ने किया है, तो उसके लिए सीबीआई जांच होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर्स हैं, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम्स एक्साइज हो गया, इनके कोई ऑफिसर्स का कुछ प्रोसिक्यूशन है तो सीबीआई करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कस्टोडियल डेथ हो गई, मर्डर हुआ, उसकी जांच करने का अधिकार पुलिस को है। तो पुलिस जांच करती है, लेकिन कई बार फरियादी के जिनके परिवार में मृत्यु हुई है मुलजिम की कस्टडी में, तो वो अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो सीबीआई जांच की वो गुहार करते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट कई मामलों में जब उन्हें लगता है कि इंडिपेंडेंट एक बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए जिसकी मृत्यु हुई है उसको एक न्याय मिल पाए, तो कोर्ट कई बार सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर्स करती है। सर, कंपनसेशन जब इस टाइप में के मामले होते हैं, तो हम्म। कंपनसेशन किस टाइप से लिया जाना चाहिए और कितना अमाउंट का दिया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें एक एस्पेक्ट एक और है कि किसी की ज़िंदगी सिर्फ फॉल्स केस के कारण तबाह हो गई हो, तो उसकी क्या वैल्यू है फिर? आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो, केरला के जो साइंटिस्ट थे इसरो के, नाम भी मेरे ख्याल से उनका नाम है, मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा अब, जिनकी मूवी भी बनी है। तो अल्टीमेटली इंक्वायरी हुई सीबीआई एंड पाया गया कि ये इन्वॉल्व नहीं थे, झूठा केस है। उनको कुछ, मैं याददाश्त से बता रहा हूँ, कुछ 1 पॉइंट कुछ करोड़ का कंपनसेशन दिया कि सरकार इनको कंपनसेशन दे। जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी हाई कोर्ट ने जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का जजमेंट है, जिसमें एक आदमी 13 साल तक कस्टडी में रहा। उसके बाद पाया गया कि ये एविडेंस फैब्रिकेटेड है, झूठा एविडेंस का, पुलिस ने एविडेंस को कलेक्ट करने के बजाय क्रिएशन में लग गई, उसको बनाने में लग गई झूठा एविडेंस। तो उसमें कोर्ट ने 42 लाख का कंपनसेशन दिया। फिर अपनी एक हाई कोर्ट का एक और एक जजमेंट है, जिसमें एक एडवोकेट और एक डॉक्टर को पुणे के अरेस्ट किया था, और
उनको प्रताड़ित किया और उसमें भी पाया गया कि फॉल्स केस है। उसमें भी कोर्ट ने कंपनसेशन ग्रांट किया। फिर एक ट्राइबल महिला थी, उस ट्राइबल महिला को किसी एक्स नाम का वो समझे पुलिस, और एक्स नाम का समझ के उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने बताया, पिटिशंस लगाई और चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शंस हुए पूरा इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी करने के लिए, और पाया गया कि ये तो महिला थी नहीं। फिर उसमें भी कंपनसेशन अवार्ड हुआ। तो आजकल कोर्टें बड़ी सख्त होती जा रही है, जहाँ तक एक मुलजिम छूटे नहीं, लेकिन एक गलत आदमी मुलजिम बने नहीं, इसके लिए भी कोर्ट आजकल बड़ी सख्त होती जा रही है। और कोर्ट रेगुलरली इन सब चीज़ों को वॉच रखती है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर आया तो कोर्ट उसकी पूरी इंक्वायरी और जड़ तक जाके उस मैटर को रिजॉल्व कराती है। सर, कॉस्ट ऑफ फाइटिंग बैक क्या है एक आम आदमी के लिए जस्टिस की, जो कारपेंटर है, स्कूल टीचर है, या एक मिडिल क्लास है, उसको न्याय पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती? देखिए, अगर अपन एक्यूज्ड के बिहाफ पे बात करें तो वो प्राइवेट काउंसिल करेगा, एंड तो उसको हर आदमी की अलग अलग फ़ीस है। एक अलग अलग स्ट्रेचर होता है, जैसे डॉक्टर्स में भी होता है कि स्पेशलाइजेशन वाला। तो लेकिन आजकल अपनी हाई कोर्ट में एक डिफेंस काउंसिल नाम का एक चीज़ चालू हुई है। तो डिफेंस काउंसिल वो होता है कि अगर कोई गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है और उसके पास किसी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, तो एक डिफेंस काउंसिल, वो सैलरीड आदमी, सैलरीड पर्सन एडवोकेट होते हैं, वो सैलरीड होते हैं। तो वो गरीब आदमी के लिए लड़ने के लिए एक डिफेंस काउंसिल अपॉइंट होता है और वो प्रॉपरली मुकदमा चलाए। एक लीगल एड होती है, जैसे किसी के पास सज़ा हो गई, हाई कोर्ट में लीगल एड से उसने अपील फाइल करनी होती है, और फिर लीगल एड के पैनल में बहुत सारे यंग लॉयर्स होते हैं, तो उनको कोर्ट अपॉइंट करती है। कई बार कोर्ट एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं जब नया वकालत में आया था, मेरे फादर का है, तो वो डेजिग्नेटेड सीनियर थे, जय सिंह जी। तो कोर्ट में वो बैठे हुए थे, तो एक मंदसौर का गरोठ का मामला था जिसमें रेप विथ मर्डर का एलिगेशन था और उसे सज़ा हो गई। तो उसकी तरफ से जब भी फांसी की सज़ा होती है तो उसे फांसी की सज़ा थी, तो फांसी की सज़ा जब भी होती है तो जो कोर्ट सज़ा देती है उसे कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजती है। तो फादर बैठे हुए थे, तो कोर्ट ने कहा कि इसकी तरफ से कोई एडवोकेट नहीं है और सीरियस मामला है, किसी की लाइफ डेथ सेंटेंस का मैटर है, तो आप आर्ग्यू करें। वो मैटर 2 या 3 दिन चला, और 2-3 दिन चलने के बाद एज एन अमाइकस कोर्ट ने अपॉइंट किया था कि उसकी तरफ से कोई नहीं है, तो कोर्ट ने अपॉइंट किया था। वो 2-3 दिन चला, कुछ दिनों बाद जजमेंट आया, तो उसमें वो बरी हुआ। उसके बाद बरी होने के बाद में मेरे फादर कैरम खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट बार में एक कैरम रूम है वहाँ पे। तो एक आदमी आया उनके पास और पैर छुए और कहा कि मैं वो श्यामलाल जिसको आपने बरी कराया है। तो बोले अच्छा, उसको बोला बढ़िया, और फिर और खड़ा रहा वो, तो पता लगा कि वो उसके पास घर जाने के पैसे नहीं थे। वो फादर से पैसे भी लेके गया कि आप मेरे को पैसे दे दो ताकि मैं घर चले जाऊँ। तो कोर्ट फिर अमाइकस भी गंभीर मामले होते हैं तो उसमें एज एन अमाइकस अपॉइंट करती है। और इनफैक्ट एक मैंने डबल मर्डर आर्ग्यू किया था, मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, तो मुझे भी कोर्ट ने अपॉइंट किया। और डबल मर्डर का केस था, 20 साल की आजीवन कारावास थी। उसमें भी वो चला मैटर, डकैती विथ मर्डर था, तो उसमें भी एक्विटल हुआ। तो हमारे यहाँ इंदौर में एक वकील, जो भी एडवोकेट्स हैं खासकर क्रिमिनल साइड में, वो प्राउड फील करते हैं कि कोर्ट अपॉइंट करे हमें इस लायक समझती है, और हम किसी की मदद कर सकें तो सब एडवोकेट्स तैयार रहते हैं एज एन अमाइकस या लीगल एड के लिए। सर, जैसा आपने बड़े सर के बारे में बताया, जय सिंह सर के बारे में, मैं तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुआ था, बट आपको बहुत प्रोफाउंड मेमोरीज होंगी उनकी, थोड़ी सी शेयर करेंगे मेरे साथ?
मैं जानना चाहता हूँ आपका बचपन और उनके साथ वो फादरहुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे फादर जय सिंह जी सीनियर एडवोकेट थे और स्टेट बार काउंसिल के करीब 22-23 साल मेंबर रहे, वाइस चेयरमैन रहे, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहे, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की क्रिमिनल कमेटी के वो हेड भी रहे हुए हैं। तो मैं तो बचपन से वो मेरे आइडियल रहे हैं और उन्हें देख के उनकी सब चीज़ें देख के मैंने वकालत में आने का सोचा बिकॉज़ मैं क्लास सेकंड में जब सेंट पॉल्स में था तब एक सवाल आया था कि आप आगे बन के क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने उसमें सवाल बचपन में का जवाब दिया था कि मेरे फ़ादर वकील हैं इसलिए मैं वकील बनना चाहता हूँ। एंड वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वन ऑफ द लीडिंग क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लॉयर रहे हैं, डिफेंस काउंसिल बरसों तक रहे हैं और उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को लोग आज भी याद रखते हैं। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मतलब कि किसी भी मर्डर केस में जब गवाहों को झूठा कहलवाना रहता है तो उसको क्रॉस जो कोर्ट में होता है, तो वो वन ऑफ द टॉप क्रॉस एग्ज़ामिनर्स रहे हैं। तो वो मेरी नहीं, कई लोगों की इंस्पिरेशन है। उनकी ब्लेसिंग से ऑफ़िस के कई लोग हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, उनके जूनियर रहे हैं, जो आज इंदौर के लीडिंग वकीलों में से रहे हैं। एस के व्यास साहब वो जो खुद ही डेज़िग्नेटेड सीनियर हैं, वो भी उनके साथ कलीग रहे हैं। फिर ललित काला जी हैं, जो आज क्रिमिनल साइड में अच्छा काम कर रहे हैं। अमर सिंह राठौर हैं, जो फैमिली कोर्ट के एक लीडिंग लॉयर हैं। ऐसे बहुत सारे कई गवर्नमेंट एडवोकेट्स रहे हैं, उनके जूनियर्स डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं, दीपक रावल जी हैं। तो एक लेगेसी है एंड उन्होंने पूरे ऑफ़िस में जितने भी जूनियर्स हैं, उनको 2 ही चीज़ें सिखाई। उसके अलावा कानून तो सिखाया ही सिखाया बट जो बेसिक चीज़ सिखाई, नंबर 1 क्लाइंट के लिए ऑनेस्टी रखना, कोर्ट के लिए ऑनेस्टी रखना और हमेशा ऑनेस्टली वर्क करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, ये उन्होंने हमें सिखाया जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। कानून तो हर कोई सिखा देता है बट डेकोरम सिखाना वो बहुत कम लोग बताते हैं आज आज की तारीख में, तो वो हमने उनसे बड़ा सीखा। बड़े सर के बारे में ऐसी कोई सी एक चीज़ पेक्यूलियर मेमोरी जो आपको याद रहती हो या कुछ ऐसा अंदाज़ जो आपको क्लिक हो जाता हो कि बड़े सर भी ऐसे ही करते थे? वो कई बार ऐसा लगता है कि एक उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे अभी याद आई कि मैं जब स्कूल में था तो मुझे नहीं मालूम था कि वो लीडिंग लॉयर्स में से हैं क्योंकि उन्होंने मुझे इससे बड़ा दूर रखा था जब मैं स्कूल में था। तो मैं कहीं चाय पीने गया था दोस्त के साथ में, एक छोटी सी टपरी थी, तो उनको किसी ने पूछा होगा कौन है तो बताया। तो अगले दिन मेरे दोस्त को बोले कि जयसिंह साहब तो वही है ना जिनको लाख रुपए दे दो बोरी में और वो गर्दन ले आओ और वो बरी करा देंगे। तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं। मैं बार काउंसिल का अभी चूँकि इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, जिस-जिस एरिया में गया उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और उनकी सबसे अच्छी आदत थी, जो मेरे दादाजी की भी आदत थी, कि कई गरीबों के मुकदमे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने लड़े हैं। यानी जब वो एक्सपायर हुए थे तो एक बड़ी इंटरेस्ट छोटी-सी कहानी है कि मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, तीसरे चौथे दिन, तो एक महिला आई घर के बाहर फटे हुए कपड़े में, तो मुझे लगा कि कुछ पैसे के लिए आई है, तो बोले नहीं मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मुझे साहब का पता लगा तो मैं बैठने आई हूँ। तो मैं कहाँ से आए हो? बताया शाहजहाँपुर से हूँ मैं। तो मैं आप कैसे जानते हो? तो बताया उसने कि मेरे बेटे की बेल कराई थी साहब ने और बेल कराने के बाद मैंने कहा शाहजहाँपुर में भी आप ही चलाओगे मेरे बेटे का मुकदमा। तो जूनियर्स के पास जब फ़ाइल दी ये सब उसी ने बताई, मेरे को जानकारी में नहीं था। तो जूनियर्स को फ़ाइल दी तो उन्होंने कहा कि ये फ़ीस नहीं दे पाएगी। तो मेरे फ़ादर का ये कहना था जूनियर्स का कि ऑलरेडी शाहजहाँपुर में अपने 10-12 मुकदमे क्लाइंट्स के चल रहे हैं, इसको फ्री में कर देंगे। नहीं तो इसको कल से सज़ा होगी और फिर क्या होगा पता नहीं। तो वो बरी हुआ उसका बेटा शाहजहाँपुर से। तो 20-25 साल हो गए थे उस बात को, उसके बाद वो मिलने आई। तो जो उनकी रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट कमांड करते थे।
सर की लेगेसी रही, उसी लेगेसी को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बार का कार्यकाल पिछली बार का कैसा रहा और आप आने वाले टाइम में आप क्या सोचते हैं, क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं स्टेट बार काउंसिल का 2013 में इलेक्शन लड़ा था। 2014 में मैं मेंबर बना बार काउंसिल का। फिर मैं सेकंड इलेक्शन 2019 में हुआ था। सेकंड इलेक्शन भी मैं जीता और सेकंड इलेक्शन में 2022-23 में मैं स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा और अब वापस इलेक्शंस हैं तो वो भी मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। बार काउंसिल में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जो कई बार सही कॉज़ के लिए एडवोकेट के साथ में जो चीज़ें होती हैं, अभी एक एडवोकेट को गोली मार दी गई शिवपुरी में। तो कई ऐसे कारणों के लिए, क्योंकि वकील मुकदमा लड़ता है क्लाइंट के लिए और कई बार अपोज़िट पार्टी उनको दुश्मन समझने लग जाती है, तो ये प्रोटेक्शन एडवोकेट्स को बहुत ज़रूरी है। बार काउंसिल में एक जूनियर एडवोकेट्स जो आते हैं, तो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टाइपेंड देती थी। तो जूनियर एडवोकेट जो आता है उसको बड़ा वकालत बड़ा पेशेंस का काम है, तो उसको सस्टेन करना लॉन्ग टर्म पे कई लोग छोड़ के चले जाते हैं साल भर प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। और उनके दोस्त जो उसी लॉ कॉलेज से किए हैं वो एमएनसीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी स्टार्टिंग 50,000 लाख रुपए से होती है। तो एक स्टाइपेंड भी होना चाहिए जो एक जूनियर एडवोकेट को मिले, तो मेरी इच्छा है कि इसके बारे में हम वर्कआउट करें। सर एक ख़ास चीज़ जो मैंने नोटिस करी है पर्सनली कि आज हम ये सुबह 7 बजे शूट कर रहे हैं और आपका डे इतना हेक्टिक रहता है और संडे को भी आप वर्क कर रहे होते हैं। बाहर, घर और फिर ये प्रैक्टिस करना, ऊपर से आप इतने फिट भी हैं, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये वो शायद हेरिडिटरी है सब चीज़ें और मेरी एक बड़ी हॉबी है, स्पोर्ट्स मेरी हॉबी है। मैं स्क्वॉश खेला करीब 10-12 साल, बैडमिंटन खेला, क्रिकेट तो मैं काफ़ी समय बचपन से खेल रहा हूँ और हमने 2022-23 में एडवोकेट्स 2002 में एडवोकेट्स की क्रिकेट टीम फ़ॉर्म की। ओके। और वो एडवोकेट्स की क्रिकेट टीम हमारे नेशनल टूर्नामेंट होते हैं। मैं श्रीलंका खेला हूँ, मैं बारबाडोस खेला हूँ, मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेला हूँ। तो स्पोर्ट्स एक फैमिली में रन करता है, ख़ासकर क्रिकेट। तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स से हम जुड़े रहते हैं, तो ये फ़िटनेस का राज है और उसमें स्पोर्ट्स के कारण एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हारना-जीतना चलता रहता है, तो वो कोर्ट में भी अगर हारते हैं, तो उसको हम पॉज़िटिव वे में लेते हैं स्पोर्ट्स के कारण। इतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, तो उसका एक अनदर वे आउट दूसरा रास्ता निकालने की या नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा बेनिफिट होता है प्रैक्टिस में भी। मैं जब आपके ऑफ़िस में पहली बार आया, तो कहीं न कहीं बड़े सर का फ़ील आता है उस ऑफ़िस के इंटीरियर में और उसमें। हुँ। और ख़ास नज़र मेरी जब पड़ी थी, तो बड़े सर की पेंटिंग पे पड़ी थी। बहुत क्योंकि मैं वहीं पास बैठा हुआ था। मैंने बहुत बारीकी से उसके कलर्स देखे। कुछ मतलब सर वो पेंटिंग अलग है। वो उनके अनफॉर्च्युनेटली जाने के बाद जब ऐसा लगा कि एक पेंटिंग उनका होना चाहिए, तो एक महू के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, उन्होंने बनाई थी। उसके जो कलर्स हैं, वो उन्होंने पूरे इंग्लैंड से वो कलर्स लेके आए थे। आप अगर उसको टच करेंगे बाहर का जो तो उसका जो आउटस्कर्ट्स वाला पोर्शन है, तो उसमें वुड नहीं है वो कागज़ के गत्ते को गला कर के उसको गला के उसको बनाया, तो बड़ी लाइट पेंटिंग है और वो बड़ी जैसा वो दिखते थे एग्ज़ैक्टली वैसा का वैसे ही वो पेंटिंग बनी है, तो बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है उस चीज़ से। मतलब दूर से लगता है कि आप बहुत इंटिमिडेटिंग हो, बट बहुत सॉफ्टनेस भी है वो। कॉन्ट्राडिक्शन ये कैसा है? देखिए क्या होता है कि वकील और डॉक्टर के पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो खुश होके तो नहीं आता है, वो परेशान होके आता है। एंड बहुत सारी चीज़ें जब क्लाइंट से बात करते हो आप 2 मिनट 3 मिनट, हमेशा फाइनेंशियल फ़ीस का क्राइटेरिया प्राइमरी नहीं होता है। आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो उसकी परेशानियाँ दिखती हैं। आप उस वक़्त भी उनसे अगर एरोगेंटली बदतमीज़ी से बात करोगे तो वो बड़ा दुखी होके जाएगा। तो हाँ,
डॉक्टर के पास और वकील के पास अगर कोई पेशेंट या क्लाइंट आया है, वो उससे 2 मिनट अच्छी से बात कर ले तो उसका दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसकी परेशानियाँ आधी हो जाती हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे पास कोई आया है, ऑफ़िस से बाहर जाए, तो वो शांत मन से जाए, खुश होके जाए, ये बेसिक इंटेंशन है। यंग लॉयर्स के लिए, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज या वर्क एथिक्स कैसे फॉलो करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनेस्टी के अलावा कुछ दूसरा रास्ता नहीं होता है। लेफ़्ट और राइट लंबे समय तक नहीं चलता है एंड आप ऑनेस्टी से अगर वर्क करेंगे तो आप क्लाइंट का कॉन्फिडेंस, आप कोर्ट के कॉन्फिडेंस में आएँगे कि हाँ, हमेशा सही करते हैं, सच बोलते हैं, तो आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और आप जितना ऑनेस्टी से क्लाइंट्स से डील करोगे, उसका फ़ेथ आपके ऊपर लाइफ़ लॉन्ग रहेगा। अदरवाइज़ वो एक बार आएगा, अगली बार टर्न होके नहीं आएगा और जितनी मेहनत करोगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे। मैं जब लॉ फर्स्ट ईयर कर रहा था, तब से मैंने कोर्ट आना चालू कर दिया था 95 में। तो पहले 3 साल तो मैंने ऑलमोस्ट क्लरिकल काम मुझसे करवाया गया, फाइलिंग कराई गई, नकलें निकलवाई गई, बस्ते पैक कराए गए, बस्ते उठा के कोर्ट में रखने का काम कराया गया। तो उससे इतना चीज़ें सीखने को मिली, कई चीज़ें कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर तो सीखते ही सीखते हैं मेनली, बट कोर्ट के बाहर जो क्लरिकल स्टाफ रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सिखाता है। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, तो मेहनत और ऑनेस्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लॉन्ग टर्म पे। और एक बार आपने मेहनत कर ली, तो फिर स्काई लिमिट होती है। आपका फिर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहता है। सर, घर की लाइफ और ऑफिस की लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? मेरा मंडे टू फ्राइडे पैक रहता है कोर्ट का। सैटरडे सुबह मेरा 7-8 बजे मैं सुबह उठ के, हमारा क्रिकेट का मैचेस, हर सैटरडे हम मैच खेलते हैं। बाहर की टीम और फ्रेंडली मैचेस होते हैं। और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे फैमिली डे रहता है, बच्चों के साथ में रहता है, तो मैनेज हो जाता है चीज़ें। सर, चलते चलते आखिरी सवाल मेरा, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद है? मुझे फ्री टाइम में क्रिकेट खेलने का शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, मेनली क्रिकेट का, एंड गाने सुनने का बड़ा शौक़ है। अकेले बैठ के सुकून से गाने सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। कोई सा और फेवरेट गाना आपका? बहुत सारे हैं गाने। अभी धुरंधर मूवी मैं परसों देख के आया, तो धुरंधर का जो वो सॉन्ग है, स्लो सॉन्ग, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। फिर रहा या कहा ऐसा करके है, तो मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग में से है। थैंक यू सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।